Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लास नंबर 10 और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम देख रहे हैं आज मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। और आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप लोगों को जेल प्रहरी की परीक्षा 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उसका हम ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आप सभी को डेली ये क्लासेस अटेंड करनी है और ये आपकी परीक्षा से पहले, मतलब कि 20 तारीख से पहले ही हम MPGK कंप्लीट करा देंगे इस क्रैश कोर्स में। दिन में ये क्लासेस कभी भी आ जाती हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी अपलोड होती रहती हैं दिन में। ठीक है, चलिए तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसमें जानकारी देखते हैं क्या क्या है। तो जैसा हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के पठार हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे कि पठार होता क्या है। देखिए, समतल भूमि से कुछ उठा हुआ भाग को हम पठार कहते हैं। ये बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत बड़ा भूभाग होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पर कई शहर बसे होते हैं और कई राज्य भी यहाँ पर बसे होते हैं। ठीक है, राज्यों का बहुत बड़ा हिस्सा बसा होता है। हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो विभिन्न प्रकार के पठारों में बांटा गया है, विभिन्न प्रकार के पठारों में ये बसा हुआ है, ये हम देखने वाले हैं। तो पठार की परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। वहीं अगर हम बात करें कि पर्वत, ये पर्वतों से किस प्रकार भिन्न है, तो देखिए पर्वत भी समतल भूमि से उठे हुए भाग होते हैं, लेकिन ये ऊपर से जो है चौड़े नहीं होते, सपाट नहीं होते, लेकिन आपके पठार होते हैं। लेकिन पठारों की ऊंचाई पर्वत के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आप लोग चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और उसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट होता है, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, और पर्वत तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो तो हम उनकी बात आगे हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हम लोग मध्य प्रदेश को बांटते हैं पठारों के रूप में। अगर हम बात करेंगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा, इसको हम बोलेंगे मध्य उच्च भूमि, और इस मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत 5 पठार आते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और देख लीजिए, नीचे का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे पूर्वी दिशा में, तो हम जाएंगे बघेलखंड का पठार, जिसको हम पूर्वी पठार भी कहते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर बेसिकली समझ गए हैं। 3 हिस्सों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा 5 पठार आते हैं। कौन कौन से ऊपर के हिस्से में 5 पठार आते हैं, देख लीजिए। ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम बोला था हमने मध्य उच्च भूमि। तो इस मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है मध्य भारत का पठार पहला, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा मालवा का पठार, और 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से मध्य उच्च भूमि में हम लोग 5 पठारों को समझेंगे। और वहीं अगर हम नीचे बात करें, तो नीचे है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी दिशा में है बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार भी माना जाता है। चलिए, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पठारों की, तो मध्य भारत का पठार, सबसे पहले मध्य भारत का पठार हम बात करते हैं ये वाले हिस्से की, जिसको हमने बोला है मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि में सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार। देख सकते हैं आप लोग, ये हल्का सा रेड ब्राउनिश कलर में आपको दिख रहा होगा ये। तो ये है मध्य भारत का पठार। इसका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, कुछ ग्वालियर में है, कुछ भिंड मुरैना, और इस प्रकार से आपका श्योपुर और यहाँ पर मंदसौर तक भी जा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है। चलिए, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। आई होप आपने मैप में इसका लोकेशन तो समझ ली ना। मध्य भारत की पठार की लोकेशन ये है। और हम बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है 32,896 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और ये मध्य प्रदेश का 10.68% भाग है। ये कितना भाग है, 10.68%। वहीं अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई है 300 से लेकर 500 मीटर की। कहीं कहीं इसकी
ऊंचाई 300 मिलेगी तो कहीं की 500। तो यहाँ पर ये रेंज जो वेरी करेगी वो 300 से 500 के बीच में वेरी करेगी। और ये किस दिशा में फैला हुआ है? उत्तर पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो देख लीजिए भैया, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इस प्रकार से ये कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और राजस्थान से बहुत सारा हिस्सा लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा राजस्थान है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है इस जगह। तो मध्य भारत के पठार के हिस्से जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत का पठार जो है अपनी सीमा या मध्य भारत का पठार किन दो राज्यों से निकटतम है या किन दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है, एक है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। इसीलिए मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैप के माध्यम से चीज़ें एक बार दिमाग में क्लियर हो जाए। ये है इसका मैप, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये आती है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है विंध्यन शैली समूह की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर गेहूं की फसल होती है। मिट्टियों वाला चैप्टर हम इसके बाद करेंगे, तो आप लोग इसके बाद हम पर्वत करेंगे, पर्वत के बाद मिट्टियाँ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर गेहूँ, यहाँ पर फसल मुख्यतः उगाई जाती है गेहूँ। और यहाँ पर नदियों की बात करें तो मध्य भारत के पठार से आपका काली सिंध, पार्वती नदी और चंबल नदी ऐसी जो है नदी यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर खनिज की बात करें तो यहाँ पर खनिज मिल जाता है चीनी मिट्टी, चूने के पत्थर और यहाँ पर इमारती पत्थर भी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कौन कौन से ज़िले में फैला हुआ, तो ये है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच और मंदसौर। तो आप सभी को पता है कि भिंड, मुरैना इस जगह पर पड़ता है। फिर उसके नीचे आ जाता है हमारा ग्वालियर, ग्वालियर के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद आ जाता है आपका गुना, गुना के बाद हमारी शिवपुरी वगैरह भी है यहीं पर। फिर उसके बाद इस तरफ नीमच, मंदसौर है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को ये मैप की लोकेशन के साथ याद रखना है। और इसकी जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की इसकी जलवायु है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि आपका जेल प्रहरी की परीक्षा है, तो उस हिसाब से क्रैश कोर्स में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, उतना हम समझ रहे हैं जितना आपकी परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। अभी हमने जस्ट बात की, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आयुब इसकी मध्य भारत के पठार के बाद हम आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे हम बात करें तो ये देखिए नेक्स्ट हमारे सामने बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, और इसकी लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ पर है। देख लीजिए मध्य प्रदेश में कुछ इस जगह इसकी बुंदेलखंड की लोकेशन है, बुंदेलखंड का पठार। जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, और वैसे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठार का बहुत सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आपका बुंदेलखंड का पठार है ऑरेंज कलर में, और ये वाला हिस्सा आपका बुंदेलखंड का पठार है। तो देख लीजिए इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये 7.71% मध्य प्रदेश का हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है, 7.71%। बुंदेलखंड के पठार की ऊंचाई की हम बात करें तो ये 300 मीटर से लेकर 400 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। और अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो उत्तरी मध्य उत्तरी भाग में है। ये देख लीजिए उत्तरी भाग में है और मध्य उत्तरी भाग में है इसकी दिशा। इसका निर्माण होता है नीच चट्टानों से। वहीं अगर हम बात करें इसमें मिट्टी पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। यहाँ पर फसल जो प्राप्त होती है वो गेहूँ और ज्वार मुख्यतः प्राप्त होती हैं। खनिज यहाँ पर मिलता है चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर वगैरह यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर बहने वाली नदी तो है सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी, और ये बुंदेलों की राजधानी भी रही है बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बेतवा नदी के किनारे बसा है ओरछा शहर, और ये ओरछा जो है ये बुंदेलों की राजधानी रही है। ओरछा में राम भगवान का भी मंदिर है, ओरछा से ही बेतवा नदी निकलती है, इसी के किनारे ओरछा बसा हुआ है। तो सिंध, केन और बेतवा ये सारी नदियाँ यहाँ से निकल कर जाती हैं बुंदेलखंड के पठार से। अगर हम बात करें इसके किनारे बसे शहरों की तो इसके किनारे बसे जिले हैं आपके छतरपुर, पन्ना जिला, टीकमगढ़ जिला, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, और उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा वगैरह भी आते हैं।
चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो देखिए यहाँ कहीं हमें छतरपुर पड़ेगा, तो छतरपुर भी है यहाँ पर। छतरपुर के बाद थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद दतिया, दतिया यहाँ कहीं रहेगा हमारा। दतिया के बाद देखिए शिवपुरी, शिवपुरी का बहुत सारा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा इसके अंतर्गत। ग्वालियर का भी तो कुछ हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें भिंड की, तो भिंड मुरैना भी, भिंड का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसमें आ जाएगा। और अगर हम बात करें भिंड तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, तो ये वाला जो अंदर जगह है ये ललितपुर है। फिर आगे जाके झांसी मिल जाएगी आपको, फिर बांदा, जालौन वगैरह, तो सब आपको बुंदेलखंड के पठार में ये लोकेशन रहेगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बुंदेलखंड पठार की सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, सिद्ध बाबा याद रखना है। और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए आप लोग। और यहाँ पर जलवायु जो है मिलता है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु। तो बुंदेलखंड के पठार से हमें इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बाद मालवा के पठार की। तो देख लीजिए मालवा का पठार आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से लोकेशन है। तो ये बीच में है मध्य प्रदेश के लगभग, और मालवा का पठार बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल है 85,322 वर्ग किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश का कुल 28% भाग कवर करता है। कितना? 28% भाग मध्य प्रदेश का मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और मालवा के पठार की अगर हम बात करें इसकी दिशा की, तो ये मध्य पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। देख लीजिए मध्य में है बिल्कुल, लेकिन पश्चिमी भाग से भी जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के। तो मध्य पश्चिमी भाग से ये फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर से लेकर 600 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई पड़ जाती है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो यहाँ पर देखिए लाल मिट्टी से ये माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट, ये लावा मिट्टी से बना होता है। यहाँ पर जो इसकी निर्माण हुई है मध्य मालवा के पठार की, तो लावा की मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर मिट्टी, फिर देखिए लावा की मिट्टी, लावा के कारण यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर मुख्यतः काली मिट्टी ही पाई जाती है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? आपको पता है कि भाई ये लावा की वजह से यहाँ पर निर्माण हुआ है। लावा से जो बहकर आता है इसका लावा का मटेरियल, वो बाद में जाकर जो है चट्टानों का रूप लेता है। फिर वो काला रंग की चट्टानें होती है, फिर वही धीरे धीरे काली रंग की चट्टानें टूटती जाती हैं और समय के साथ ये काली मिट्टी का रूप लेती जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ बहने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर देखिए काली सिंध, पार्वती, बेतवा और चंबल और शिप्रा जैसी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर फसल गेहूँ होती है, मुख्यतः गेहूँ की डलिया भी इसको कहा जाता है मालवा के पठार को, या इसको गेहूँ का भंडार भी कहा जाता है। तो दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं कि गेहूँ का भंडार कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो मालवा के पठार को कहा जाता है। और यह गेहूँ की डलिया भी मालवा के पठार को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं अलीराजपुर, धार, उज्जैन, रतलाम, गुना, झाबुआ, देवास, सीहोर और भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, सागर और राजगढ़। तो इसके अंतर्गत कुछ ये ज़िले आ जाते हैं। और आपको स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार। सिगार नाम की चोटी इसकी सबसे ऊंची है, जो कि 881 मीटर ऊंची है। अगर हम बात करते हैं कई बार पहाड़ों की, पर्वत, तो पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं पठारों की। तो पठारों की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जो कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। जब हम पहाड़ों की बात करेंगे तो हम अलग चोटियां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई पठारों की चोटियाँ हम पढ़ रहे हैं, पर्वतों की चोटियाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम पर्वत की चोटियों की बात करेंगे तो तब हम वो चीज़ें बाद में बात करेंगे कि मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणी आती है और उस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हम जब हम पर्वत पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं पठार। तो मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जो कि 881 मीटर की ऊंचाई में।
881 मीटर की ऊंचाई में है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों इसी के साथ एक और अन्य जानकारी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, तो आप लोग एंड तक जरूर देखते रहें, आपके फ़ायदे की चीज़ है ये। तो चलिए हम वो भी देख लेते। तो स्टूडेंट अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव फ्री टेस्ट भी चल रहे हैं। तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे 3 लाइनिंग दिखेगी। यहाँ पर जाकर आपको MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना है, और MPPSC जब व्यापम सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अनअकैडमी में इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखिए फ्री लाइव क्लासेस है, जिसको हम डेमो क्लासेस भी कहते हैं, और फ्री लाइव टेस्ट भी मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स भी, और बहुत सारे टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लाइव क्लासेस है इसके फीचर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर टीचर आपको पढ़ाते हैं लाइव, और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। इमेज भी सेंड कर सकते हैं, अगर आप कुछ लिखकर क्वेश्चन भेजना चाहते हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं, अपने ABCD के फॉर्म में भी जवाब दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी कि आप लोग यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसकी आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लाइव टेस्ट की, तो लाइव टेस्ट के फीचर्स ये हैं कि लाइव टेस्ट में आप लोग डेली लाइव टेस्ट आप लोगों को फ्री यहाँ पर मिलते हैं, और आप लोग लाइव टेस्ट दीजिए, आप अपना स्कोर देख सकते हैं, बाकी बच्चों के मुकाबले आपकी रैंक क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं अलग अलग कोर्सेज़ के, तो वो आप डेली अटेंड कर सकते हैं फ्री में। अपना आज ही एनरोल कीजिए इसमें। और आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक जो फ्री कोर्सेज चलते हैं और प्लस कोर्सेज चलते हैं। तो फ्री कोर्सेज में आपको लिमिटेड कोर्स कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ओकेजनली PDF और लिमिटेड डाउट मिलते हैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराना है। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हैं तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF मिल जाएंगे, अनलिमिटेड डाउट आपके क्लियर की जाते हैं टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी के हैं। तो आप लोग प्लस कोर्स जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। कैसे आपको सब्सक्राइब करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें आपको मिलने वाली और क्या क्या फैसिलिटी है। तो इसमें आपको देखिए वर्चस्व नाम की मैगज़ीन फ्री में मिल जाएगी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, क्योंकि ये वर्चस्व मैगज़ीन जो है ये करंट अफेयर की मैगज़ीन है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उनकी डेट्स भी दी हुई हैं, आप लोग डेट्स देख लीजिए, बहुत सारी डेट्स हैं, हर अलग अलग समय पे कोर्सेज चल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ये लेना कैसे है, कैसे ज्वाइन करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का आपका प्लस कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप 24 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस कोर्स लेंगे, तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 12,800 का। लेकिन आपको 12,800 पे नहीं करना है, आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है स्टडी ICAN, STUDY स्टडी ICAN। ये रेफरल कोड आपको हमारा यूज़ करना है। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये फ़ीस आपकी हो जाएगी 10% कम, और 10% कम होने के बाद आपको ये पड़ेगी 11,520 रुपये का ये आपको कोर्स पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग ये वाला कोर्स नहीं ले पा रहे हैं और भी कम का लेना चाह रहे हैं तो 1 साल वाला भी ले सकते हैं। 1 साल आपका पड़ेगा 7,920 का रेफरल कोड यूज़ करने के बाद। तो इस प्रकार से आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोग प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोर्स हमारा कोड यूज़ कीजिए स्टडी ICAN, STUDY स्टडी ICAN। ये हमारा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप लोग प्लस कोर्सेज जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय पे आपकी MP पुलिस की तैयारी और MPPSC की सारी एग्ज़ाम की तैयारी अनअकैडमी में आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट टीचरों के साथ मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। इसके हम नेक्स्ट पार्ट आपको इसके बाद मिल जाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मध्य प्रदेश के पठारों का आप लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पठार कंप्लीट कर देंगे। तो वो आपका कभी भी अपलोड हो सकता है। दिन में 2 क्लासेज अपलोड होती हैं, आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड करना है। आपको जेल प्रहरी के क्लास जो है परीक्षा पहले ख़त्म होने से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।